क्लास 11th में अब एक आज नया टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। ये चैप्टर जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। इस चैप्टर में यू पीपल विल गेट टू नो दिस थिंग कि कैसे प्लांट्स में ऑल द थिंग्स आर गोइंग टू बी ट्रांसपोर्ट, है ना। ये सारी चीज़ें समझेंगे। उसके बाद में यू विल ऑल्सो गेट टू नो दिस थिंग कि इस प्लांट के अंदर ऐसा क्या है, बिकॉज ऑफ दैट इट विल बी एबल टू ट्रांसपोर्ट द थिंग, है ना। देखिए, उससे पहले मैं आपको एक बहुत बढ़िया यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। इससे समझते हैं। देखिए, हमारे घर में मान लीजिए ये आपका घर है। इस घर में ऊपर एक टैंक रखा होता है ना। उस टैंक से एक पाइप आपके नीचे आपके पूरे घर में सप्लाई होता है एंड थ्रू दैट वाटर विल बी सप्लाइड। ये आपका वाटर टैंक है। अब नीचे whenever you will open the tap, water will reach to you। आप उसका जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल आप वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाए कि ये कैसे पॉसिबल हो पाया कि बिना एनर्जी के पानी को आपने कैसे ट्रांसपोर्ट करा दिया, सो यू विल बी एबल टू से दिस थिंग कि ये तो ग्रेविटी के कारण पॉसिबल है। ऊपर जो है वो हाई कंसंट्रेशन पे यहाँ पे पानी था, वाटर जो है यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन पे था, सो इट विल मूव टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन, है ना। तो ये वाला पोर्शन जो है दिस इज लो कंसंट्रेशन। तो ये लो कंसंट्रेशन की तरफ आसानी से इट विल बी एबल टू मूव, बड़ी आसानी से इस तरफ मूव करेगा। सो यू विल बी एबल टू गेट टू नो दिस थिंग कि हाँ चलिए। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लांट्स में देखिए क्या होता है कि प्लांट्स विल बी एबल टू ग्रो अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, नो। ये ग्रेविटी से अपोजिट तरफ ये ग्रो करता है ना। और जब ये अपोजिट तरफ ग्रो कर रहे हैं देन हाउ दे विल बी एबल टू ट्रांसपोर्ट वाटर इन दिस डायरेक्शन, है ना। अब आप में से कुछ बोल देंगे कि लीव्स होती है, दैट विल बी एबल टू डू दिस थिंग, है ना। और इसी को आगे अगर हम लोग देखें तो प्लांट में या जाइलम और फ्लोएम नाम के दो यहाँ पर आपके ट्रांसपोर्ट टिश्यू वहां पर होता है ना। यहाँ पर क्या है, आपके यहाँ पे दो चीजें आपको देखने को मिलती है। दीज आर द टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टिश्यू विच विल बी एबल टू ट्रांसपोर्ट द थिंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अनादर। लेकिन इसमें भी आपको यहाँ पे दो अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी, और वो है सबसे पहला देखिए आपको यहाँ पे जाइलम देखने को मिलता है। जाइलम विल डू व्हाट, इट विल ट्रांसपोर्ट इन लाइक अपहिल, इट विल ट्रांसपोर्ट, ये ऊपर की तरफ अपनी सारी चीजों को ट्रांसफर करेगा। लेकिन फ्लोएम जो है ये नीचे की तरफ भी करता है, ये ऊपर की तरफ भी करता है। इट विल बी एबल टू ट्रांसपोर्ट ऑल द थिंग्स टू ऑल द डायरेक्शन, है ना। आपको इसके बारे में पता भी है। फ्लोएम विल ट्रांसपोर्ट फूड एंड वॉट एवर थिंग्स विल बी प्रिपेयर्ड, ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। जाइलम विल डू व्हाट, ये आपके वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, है ना। तो पानी जो है अगर उनको ट्रांसपोर्ट करना है दे विल टेक द हेल्प ऑफ दिस जाइलम, और ये जाइलम की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जाइलम हाउ इट विल बी एबल टू ट्रांसपोर्ट इट, है ना। तो यहां तक ये तो हमको सारी चीजें क्लियर हुई। लेकिन बात ये आती है दैट हाउ दिस प्लांट विल बी एबल टू मेंटेन दिस काइंड ऑफ सक्शन फोर्स इन हिज बॉडी। वही तो हमारा टॉपिक है, यही तो हमको समझना है। दीज प्लांट्स हाउ दे विल बी एबल टू ट्रांसपोर्ट द थिंग्स, हाउ दे विल बी एबल टू डू दिस वर्क, और इनकी बॉडी में ऐसा क्या है जो इस तरह का प्रेशर, इस तरह का फोर्स वहां पे डेवलप करती है। इसी को हमको समझना है। इसमें बहुत सारे टर्म्स आपको देखने को मिलेगी बच्चों, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे टिश्यूज है दे आर ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ओवर हियर, है ना। तो इसी को देखते हैं। देखिए, आपने यहां पे देखा कि लीव्स आर देयर, लीव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। लीव्स जो है वो ट्रांसपीरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, वाटर विल इवेपोरेट फ्रॉम द प्लांट बॉडी। ये कब होगा, जब दिन होगा और जब टेम्परेचर हाई होगा। जब टेम्परेचर हाई होगा तो ऐसी कंडीशन में हमको देखने को मिलता है कि लीव के अंदर से विद सम काइंड ऑफ पोर्स विल बी देयर, बहुत छोटे छोटे छेद वहां पे होता है, दैट विल बी कॉल्ड स्टोमेटा ऑल्सो। तो स्टोमेटा की मदद से दे विल बी एबल टू ट्रांसपायर आउट। स्टोमेटा यहाँ पर हमको देखने को मिला, कहाँ पर है, लीव्स है ना। इसमें भी आपको ये चीज देखने को मिलती है कि ये जो स्टोमेटा है
मोस्ट ऑफ द टाइम या फिर बहुत इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स दे विल बी ऑन द लोअर साइड, पत्ती के नीचे की तरफ ज़्यादातर स्टोमेटा हमको देखने को मिलता है ना। तो स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन होता है और सारा पानी इनकी बॉडी से इवेपोरेट होकर ऊपर चले जाता है। तो फिर बाकी का पानी आया कहाँ से? द वाटर विच इज देयर इनसाइड द सॉइल, अगेन इट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स, और जब ये पानी ज़मीन से आता है तो इससे बाकी के मिनरल्स भी इन प्लांट्स को मिल जाते हैं। मिनरल्स आर ऑल्सो गोइंग टू प्ले ए इम्पॉर्टेंट रोल इन द बॉडी ऑफ अ प्लांट, है ना। यही आपको आपके एक अगले चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन में देखने को मिलेगा। यू विल ऑल्सो गेट टू नो कि कौन सा न्यूट्रिएंट या कौन सा मिनरल प्लांट की बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो सॉइल के अंदर दे विल नीड मॉइस्चर ऑल्सो, प्लांट्स को ज़रूरत है मॉइस्चर की, प्लांट्स को जनरल ज़रूरत है मिनरल्स की, और इन्हीं प्लांट्स को ज़रूरत है सबसे ज़्यादा पानी की, है ना। वाई दीज प्लांट्स नीड वाटर, इन प्लांट्स को पानी की ज़रूरत क्यों है? टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर ऑल्सो, है ना। पहला तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी इनको ज़रूरत है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेनेंस, और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए इट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। तीसरा जो है टू मेंटेन मॉइस्चर इन द बॉडी, ये मॉइस्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो थी इसी में टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस ऑल्सो दे विल नीड दिस। अगर प्लांट के पास में वाटर है ही नहीं, देन हाउ दैट प्लांट विल बी एबल टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये तो उसके लिए पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो पानी जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ना केवल ये 4 पॉइंट बच्चों, बट मैनी मोर पॉइंट्स विल बी देयर, उसी के बारे में हम लोग अभी और डिस्कस करने वाले हैं। इट वाज जस्ट अ सिंपल इंट्रोडक्शन फॉर दिस टॉपिक। अब इसको आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए, सब्सटेंस जो कि पूरी बॉडी में प्लांट्स के जो ट्रांसपोर्ट होता है वो है वाटर, मिनरल्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, और ये सारे के सारे जो है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए भी मदद करता है। वैसे ही विद दिस सम काइंड ऑफ हार्मोन्स विल बी प्रोड्यूस्ड, है ना। कुछ हार्मोन्स भी इन प्लांट्स की बॉडी में हमको प्रोड्यूस होते हुए मिलते हैं, और ये जो हार्मोन्स है, दीज हार्मोन्स जो प्लांट की बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, इन हार्मोन्स को हम लोग बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? फाइटो हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स है विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अ प्लांट, है ना, जो कि केवल प्लांट की बॉडी में प्रोड्यूस होंगे, और इनका प्लांट की लाइफ में, प्लांट की बाकी की सारी एक्टिविटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पे देखने को मिलता है। अब तो जो ये ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं जो प्लांट के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं, दे नीड टू ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर, है ना। जब ये एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट पे पहुंचाने होंगे तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? ये इसी वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन के कारण जो हो रहा है, जो टिश्यू जो इन्वॉल्व है, उसी की मदद से इनको भी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है ना। तो ये ट्रांसपोर्ट जो है वो कितने तरह का है? तो ट्रांसपोर्ट जो है वो 2 तरह से हमको देखने को मिलता है। एक जो थोड़ी सी दूर पे अगर इनको कोई चीज़ पहुंचानी है, विच विल बी कॉल्ड शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, है ना। जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है बच्चों, अगर थोड़ी सी कम दूरी पे पहुंचाना होगा तो दे विल यूज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, है ना। डिफ्यूजन का मतलब अभी तक हम लोगों ने जो समझा है बच्चों, जैसे मान लीजिए अगर आपने परफ्यूम लगाया है इन योर रूम, इफ यू विल यूज अ परफ्यूम, नो, जैसे ही आप परफ्यूम यूज करते हैं तो क्या होता है, परफ्यूम जैसे ही अप्लाई हुआ हमारी बॉडी पे या बॉटल से जैसे ही बाहर वो आया, तो उसकी जो स्मेल है, उसकी जो खुशबू है, दैट इज गोइंग टू स्प्रेड ऑल ओवर द रूम। पूरे कमरे में उसकी स्मेल जो है, उसकी जो खुशबू है वो फैल जाएगी। वैसे ही अगर किचन में आपकी मम्मी ने अगर आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट सा कुछ आपका फेवरेट वाली डिश अगर कोई बनाई है, यू विल गेट टू नो दिस थिंग जब उसकी खुशबू आपके पास तक पहुंचेगी। यू विल बी एबल टू फाइंड कि आज मम्मी ने क्या बनाया है ना।
तो जब जब वो खुशबू आपके पास तक पहुंची है, वो भी डिफ्यूज़न का ही एग्जाम्पल है। आपने ये भी देखा होगा, जब बस कहीं पे या ट्रक कहीं पे जा रहा है, उसके अंदर से बहुत सारा स्मोक जो है वो भी प्रोड्यूस होता है, और ये जो स्मोक होता है कुछ ही देर में इट इज़ गोइंग टू डिजॉल्व इन द एयर, और फिर उसके बाद में आपको नहीं दिखाई देता, लेकिन जब वो साइलेंसर से बाहर आ रहा था तब आपने उसको देखा था, है ना। इसका मतलब क्या है, दैट स्मोक जो धुआं था, अब वो उस एयर के अंदर पूरी तरह से डिफ्यूज हो चुका है। तो अब आपको डिफ्यूजन का मतलब समझ में आ रहा होगा। हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जब भी किसी चीज का कोई मूवमेंट हमको देखने को मिलता है, वही डिफ्यूजन होता है। इसमें किन किन चीज़ों का डिफ्यूजन हमको देखने को मिल सकता है, यहाँ पे देखो, हमारी बॉडी के अंदर तो फूड का भी डिफ्यूजन होता है ना। वेस्ट भी हमारी बॉडी से डिफ्यूजन की प्रोसेस से ही बाहर आता है ना। ऑस्मोसिस वाटर के लिए होगा, ये कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ऑस्मोसिस जो है वो वाटर के लिए होगा, लेकिन कई बार हमको डिफ्यूजन जो है वो वाटर के लिए भी देखने को मिलता है ना। ये चीज़ यहाँ पे हमको याद रखने वाली है। वैसे ही दूसरा तरह का जो ट्रांसपोर्टेशन है, दैट इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। मतलब साइटोप्लाज्म जो है दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द शॉर्ट ट्रांसपोर्ट या फिर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए आपके सेल का साइटोप्लाज्म वाला जो पार्ट है दैट विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये बात हमने की है, शॉर्ट डिस्टेंस पे अगर कोई चीज प्लांट को पहुंचानी होगी, सो दे विल यूज दीज टू काइंड ऑफ मेथड्स, है ना। अब उसके बाद में अगर लॉन्ग डिस्टेंस की बात करेंगे, अगर किसी चीज़ को उनको ज़्यादा कहीं दूरी पर पहुंचाना होगा प्लांट को, वैसे ज़्यादा दूरी तक कोई 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट करते नहीं है, बट दिस ट्रांसपोर्टेशन विल बी देयर इनसाइड देयर बॉडी ओनली। ये केवल उनकी बॉडी में होता है ना। और ये किस तरह से होता है, देखिए, ये जो ट्रांसपोर्टेशन हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, दीज वेस्क्यूलर बंडल, ये क्या है, ये दोनों जो है, दीज आर कॉल्ड वेस्क्यूलर बंडल्स। ये दोनों क्या कहलाए, ये दोनों कहलाए हैं वेस्क्यूलर बंडल्स, है ना। और ये जो वेस्क्यूलर बंडल्स है बच्चों, दीज विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ थिंग्स थ्रू आउट द प्लांट बॉडी, और यही जो है दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए। मतलब अगर प्लांट को अपनी बॉडी में या ट्री को अपनी बॉडी में, आपने देखा होगा बहुत सारे पेड़ जो है वो काफ़ी ऊंचे होते हैं, उनकी हाइट जो है वो काफ़ी ऊंची होती है। हाउ दे विल बी एबल टू ट्रांसपोर्ट द थिंग, तो वो अपनी बॉडी में ये जो वेस्क्यूलर बंडल जो उनकी बॉडी में प्रेजेंट है, उनकी मदद से ये सारी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन कर पाते हैं। आपको मैंने बताया जाइलम विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, है ना, सॉरी, ये वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इट विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना। वैसे ही ये जो फ्लोएम जो है, ये फूड का जो भी प्रिपरेशन जो लीव्स के अंदर हो जाता है, मतलब फ्रॉम द लीफ दे विल बी एबल टू ट्रांसफर दिस टू ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, है ना। क्योंकि देखिए, रूट को भी फूड की जरूरत है, लीफ को भी फूड की जरूरत है, इस स्टेम पार्ट को भी लीफ की जरूरत है। मतलब ये सारे जो पार्ट है, दे ऑल विल नीड food and minerals to perform all the other activity which will be required, which will be needed by the plant, है ना। ये हमने अभी तक समझाया और आपको ये सारी चीजें पता भी है। अब ये जो दोनों जो आपके स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू या फिर वेस्क्यूलर बंडल्स जो है, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन इन वेरी मच हाई क्वांटिटी या लार्ज क्वांटिटी में हम लोग बोल सकते हैं, बल्क में सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन बड़े मास में ये ट्रांसपोर्टेशन जो है वो होता है। वैसे ही जो ये मैंने फूड का आपको फ्लोएम जो है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, बच्चों उसी प्रोसेस को, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड जो है उसी को हम लोगों ने क्या बोला है, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। मतलब उस खाने की अब यहां से मूवमेंट हमको देखने को मिलेगी, उसकी लोकेशन में यहां पे बदलाव हमको देखने को मिलेगा, दिस विल बी कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, जो कि आपके फ्लोएम की मदद से हो पाता है। और ये सारे डायरेक्शन में बच्चों आपका जो जाइलम है दैट विल बी यूनिडायरेक्शनल, वो किसी एक ही तरफ अपना काम कर पाएगा, लेकिन बाकी के जो है बाकी के आपके जो फ्लोएम जो है, हाँ, it will be responsible to transport the thing in all the direction, in all the body part of the plant,
अब देखिए ये हमको डायरेक्शनल फ्लो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। क्या है डायरेक्शनल फ्लो? देखिए दो तरह का डायरेक्शन हमको देखने को मिलेगा। पहला तो है आपका यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मैंने क्या बताया था, जाइलम के कारण ये पॉसिबल हो पा रहा था, है ना। तो जाइलम जो था वो क्या कर रहा था, जाइलम ऑल्सो कंटेन सम अदर काइंड ऑफ कंपोनेंट्स इन इट, इसके अंदर और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं एंड दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ थिंग। लेकिन देखिए ये जो ट्रांसपोर्टेशन करेगा ये रूट से लेकर लीफ तक करेगा, है ना, रूट से लेके लीफ। मुझे इसको लीव्स लिखना चाहिए पर मैंने इसको आपको याद दिलाने के लिए यहाँ पे लीफ लिखा है, मतलब ये केवल एक ही डायरेक्शन में करेगा, है ना। लेकिन बाय डायरेक्शनल जो कि ऑर्गेनिक फूड यहाँ पे बनाता है प्लांट, ये आपका फ्लोएम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब फ्लोएम इज देयर इन द लीफ, ये किसी लीफ में हमको देखने को मिलेगा। तो लीफ से ये स्टेम में, रूट में और बाकी के पार्ट्स में इट विल गेट ट्रांसफर, है ना। तो ये क्या हुआ, ये बाय डायरेक्शनल हुआ, ये सभी तरफ अपना ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कर पाता है। तो ये आपको मैंने डायरेक्शन ऑफ फ्लो बताया कि एक होता है यूनिडायरेक्शनल जिसमें आपको वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम से देखने को मिलता है क्योंकि रूट से वो लीफ तक अपना ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। वैसे ही बाय डायरेक्शनल जो है वो यहाँ पे स्टेम, रूट और बाकी के जो दूसरे पार्ट्स हैं इसमें हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद में डायरेक्शन ऑफ फ्लो में हम लोग आगे और बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से और कैसे हो पाया था। देखिए मैंने आपको बताया था फ्रॉम द लीफ बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन प्लांट विल बी एबल टू ट्रांसपोर्ट द थिंग, है ना। क्या ट्रांसपोर्ट किया है इन्होंने? ट्रांसपोर्ट किया है जो भी पानी उनकी बॉडी में था उसको नीचे से, या जो भी यहाँ पे वेसल्स में यहाँ पे भरा हुआ था उसको इन्होंने ट्रांसपायर आउट कर दिया। उसको क्या किया इन्होंने? उसको यहाँ पर ट्रांसपायर आउट किया। लेकिन ये पॉसिबल कैसे हो पाया? हाउ दिस वाटर विल बी एबल टू रीच टू द ब्रांचेस एंड द पार्ट्स ऑफ द प्लांट? ये पॉसिबल था आपके रूट्स के कारण। रूट्स ने क्या किया? दे विल बी एबल टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। देखिए यहाँ पे दोनों चीजें आपके जाइलम ने ट्रांसपोर्ट की है। ये कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है यहाँ पे? जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दिस थिंग, है ना। तो जाइलम ने क्या किया? सॉइल से लिया और अपने वेसल्स के थ्रू उसने सारे लीफ को ये ट्रांसफर किया है। ये कुछ इस तरह से, जैसे हमारे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए आप किसी भी फादर का अगर एग्जांपल यहाँ पे ले लें और दूसरा मदर का एग्जांपल अगर आप ले लें तो आप ये बहुत आसानी से समझ जाएंगे। किस तरह से? देखिए फादर विल बी रिस्पॉन्सिबल टू अर्न द मनी, है ना, और मदर जो है वो आपको खाना यहाँ पे बना के देती है। लेकिन मम्मा आपको खाना कब बनाकर दे पाएगी? जब आपके घर में बाकी की सारी चीजें खाना बनाने के लिए अवेलेबल होगी। एंड हु विल बी एबल टू रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर द थिंग्स विच विल बी रिक्वायर्ड टू मेक और टू प्रिपेयर द फूड? ऑब्वियसली वो होंगे हमारे पिताजी। सो फादर विच विल बी रिस्पॉन्सिबल, जो कि देखिए पानी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट था फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और साथ ही उनको जरूरत थी मिनरल्स की भी। ये दोनों चीजें आपके जाइलम ने, मतलब एक तरह के फादर ने, इट विल बी ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ दीज जाइलम सैप, और ये ऊपर की तरफ इट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द डिफरेंट पार्ट्स, टू ऑल द डिफरेंट लीफ ऑफ द प्लांट। सारी पत्तियों को ये ट्रांसफर यहाँ पे कर देता है। उसके बाद में द प्रोसेस विल बिगिन। ये प्लांट जो है वो उसके बाद में प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। क्या परफॉर्म किया इसने? उसके बाद में इन्होंने फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया और उसी फोटोसिंथेसिस में इन्होंने लाइसिस किया। लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन किया। किसका ब्रेक डाउन किया? तो यहां पर H2O मतलब वाटर का यहां पर ब्रेक डाउन हमको देखने को मिलेगा और फिर इससे प्रोड्यूस होगी ऑक्सीजन, और वही ऑक्सीजन तो लेकर आप, मैं, हम लोग जीवित हैं। हाँ, तो ये प्लांट ने क्या, इस लीफ ने किया क्या है यहाँ पे? पत्ती माता ने किया क्या है यहाँ पर? शी इज रिस्पॉन्सिबल और द लीफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड। इसी के अंदर तो ये प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हो पाई है। अगर इसमें फोटोसिंथेसिस ना हो पाती तो क्या आप और मैं भोजन ग्रहण कर पाते हैं और वी विल बी एबल टू गेट द फूड फ्रॉम द प्लांट्स? नो, ये पॉसिबल ही नहीं है।
है ना। तो ये जब लीफ में ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है ना, और इसी में जब ये ऑक्सीजन जो है यहाँ से बाहर आती है इसी लीफ से, तो उसके साथ में वाटर भी यहाँ से इवेपोरेट होता है ना। और जब वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, द वाटर विल इवेपोरेट, तो इसमें हमको देखने को मिलता है कि अंदर जो ये वेसल्स यहाँ पर जो थी वो खाली हो जाती है। लेकिन इस ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस के कारण अ काइंड ऑफ फोर्स विल डेवलप इन इट। क्या होगा इसके कारण? इसके कारण ही तो एक फोर्स जो है वो वहां पे डेवलप होगा, और इसके डेवलप होने के कारण हमको देखने को मिलेगा अगेन दिस फादर, है ना, मतलब अगर घर में कुछ खाने की चीज़ खत्म हुई है तो फादर विल टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि अगर कुछ खत्म हुआ है क्या, ठीक है मैं इसको ला कर दूंगा आपको, है ना। आप भी कुछ अगर फादर से डिमांड करेंगे, सो दे विल बी एबल टू गिव यू दैट थिंग, आपको वो चीज़ें आपके पिताजी ला करके देते हैं वहाँ पर। वैसे ही यहाँ पर whenever there will be a need of water, यहाँ पे अगर जब भी जाइलम सैप जो है वो उसकी कमी होगी, तो फिर से ये जाइलम जो है इट विल बी एबल टू ट्रांसपोर्ट द थिंग। और कौन सी चीज़ों का ये ट्रांसपोर्टेशन करेगा? वाटर और मिनरल्स का। मुझे लगता है यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन जो है इस ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का, वो आपको चीज़ें समझ में आने लगी होगी कि किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ शुगर इन द फ्लोएम। अब देखिए शुगर कहाँ पे बनती है ये आपको समझना है ना। आपको ये याद रखना है कि प्लांट की बॉडी में प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है ना? तो क्या उसी में शुगर का प्रोडक्शन होगा? क्या ये वही शुगर है विच वी यूज इन द टू मेक द टी, और जब भी आप दूध को मीठा करके पीना चाहते हैं तब आप सोचिए। और ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शन ए नॉन मल्टी डायरेक्शनल, ऑप्शन बी अपवर्ड डायरेक्शन, ऑप्शन सी डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ऑप्शन डी जो है वो है बाय डायरेक्शनल। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या था बच्चों? ऑप्शन डी था आपका बाय डायरेक्शनल, सभी तरफ इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस से ये प्रोड्यूस हुआ होगा। आंसर इसका जो सही है, द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ शुगर इन फ्लोएम इज बाय डायरेक्शनल। देखिए मैंने बताया था कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन करने वाली फ्लोएम है, फ्लोएम वेसल्स है, और ये बाय डायरेक्शनल मतलब ये डिपेंड करता है सोर्स सिंक रिलेशनशिप के ऊपर कि किस तरफ उसकी ज़रूरत है, ये वहाँ पर अपना जो भी मटेरियल जो है उसका सप्लाई ये करेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इसी के कारण ये बाय डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट हमको शो करता हुआ दिखाई देता है। तो करेक्ट आंसर इज दिस वन। अब आगे हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड प्लांट्स हम लोग देखते हैं बच्चों। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी परफॉर्म्ड ओवर हियर, है ना। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट होगी। फोटोसिंथेसिस के लिए इनको जरूरत क्या थी? फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरत थी सनलाइट की, है ना, जो कि इसको सन से मिल ही जाना है। उसके बाद में इसको सही टेम्परेचर की जरूरत होगी। टेम्परेचर is also a very important factor for this, है ना। Humidity will also be responsible for this, water will also, है ना। तो water भी जो है इसको वेस्क्यूलर बंडल्स की मदद से ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी। तो नीचे से देखिए यहाँ से जो इसके जाइलम वेसल्स थी उन्होंने इस रूट तक वाटर और मिनरल पूरी तरह से ट्रांसफर कर दी है। नाउ फूड विल बी प्रिपेयर्ड ओवर हियर, खाना बना, और ये देखिए ये ऊपर की तरफ मतलब टू द टिप ऑफ द पार्ट, टू द टिप पार्ट ऑल्सो, हर एक पार्ट में इनको पहुंचाना है ना। प्लांट के टिप से लेके शूट से लेके रूट की टिप तक दे विल हैव टू सप्लाई फूड, है ना। यही तो काम है इस लीफ का। इसीलिए मैंने इस लीफ को कंपेयर किया था किसी मदर से। शायद मेरे साथ में आप लोग भी इस बात से एग्री करते हैं दैट हाउ मच इट विल बी इम्पॉर्टेंट, और क्या ये कंपैरिजन पूरी तरह से सही भी है, आप इसके बारे में सोचेगा। तो जब ये प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इस लीफ के अंदर हो जाती है तो देखिए इससे इवेपोरेशन ऑफ वाटर होता है, मतलब इसके ऊपर जो स्टोमेटा पोर्स प्रेजेंट है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? इसके ऊपर होगा स्टोमेटा, है ना। स्टोमेटा क्या है?
एक छोटा सा पोर विच विल बी रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होगा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए। और जब ये प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो जाती है तभी तो आपको देखने को मिलेगा कि इसी स्टोमेटा से ये सारा वाटर भी इवेपोरेट होता है। और एक और सबसे बड़ी चीज, यहाँ पे ऑक्सीजन जो हमको बाहर आती हुई दिखाई देती है वो भी इन्हीं स्टोमेटा पोर से आती हुई दिखाई देगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों कि अगर ये ट्रांसपीरेशन ना होता तो शायद प्लांट जो है वो अपने रूट वाले पार्ट से पानी ऊपर तक ला ही नहीं पाता। तो ये सारी प्रोसेस विच इज गोइंग टू टेक प्लेस इन द लाइफ इन द बॉडी ऑफ अ प्लांट, वो सारी की सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इस तरह से ये प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन की और फूड प्रिपरेशन की आपकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इस लीफ में होती है हमको देखने को मिलती है। आगे देखिए कि जो भी इन्होंने फूड जो यहाँ पे प्रिपेयर किया था बच्चों, वो इन्होंने यहाँ पे अपने बाकी के पार्ट्स में स्टोर कर लिया। जो भी एक्सेस में जो उन्होंने खाना बनाया था, जैसे हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि अगर आपने खाना बाहर से मंगाया है या आपके घर कुछ गेस्ट आए थे, अगर कुछ गेस्ट उसमें कम हो जाते हैं, सो व्हाट वी जनरली डू, उस खाने को हम लोग क्या करते हैं, उस खाने को हम लोग स्टोर कर लेते हैं, है ना। स्टोर क्यों कर लेते हैं, कल खा लेंगे, है ना। इस तरह से सोच के we will store the food। और ये प्लांट भी कुछ इसी तरह से करता है, लेकिन ये स्टोरेज करता कहाँ पे है, अलग अलग प्लांट अलग अलग पार्ट्स में इन सारी चीज़ों को स्टोर कर लेता है। किस तरह से, कुछ प्लांट जो है वो अपनी रूट वाले पार्ट में स्टोर कर लेते हैं, कुछ अपने शूट वाले पार्ट में स्टोर कर लेते हैं, कुछ अपने लीफ में इसको स्टोर कर लेते हैं, और कुछ जो है वो अपने फ्रूट्स में भी इसको स्टोर कर लेते हैं। लेकिन ह्यूमंस की बात करें तो ये जिस भी पार्ट में अपना वो फूड स्टोर करते हैं, हम वही उस प्लांट का वही पार्ट हम लोग खा जाते हैं, है ना। आप सर्च कीजिएगा इसके बाद में कि कौन सा पार्ट कौन से डिफरेंट प्लांट्स हैं जो आपने अभी तक खाए हैं और उनके कौन कौन से पार्ट आपने खाए हैं, ये आप इस क्लास के बाद में सर्च कीजिएगा। ओके, अब देखिए ये हमको समझ में आया कि दे विल स्टोर द फूड, लेकिन ये जो खाना स्टोर करते हैं, वी विल बी एबल टू स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ, इन दैट फॉर्म ओनली वी विल स्टोर। हम सब्जी को फिर से रॉ चीज़ों में तो बदल नहीं सकते हैं, इसलिए हम उसी फॉर्म में उसको स्टोर करेंगे। लेकिन यहाँ पे दे विल बी एबल टू स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च या फिर वो सुक्रोज या फिर अलग अलग फॉर्म में यहाँ पे हमको प्लांट के अंदर वो जो फूड है वो स्टोर होता हुआ देखने को मिलता है। आगे हम लोग चलते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। इसमें हम लोग अगर बात करें कि देखिए यहाँ पे मैंने ये आपको समझाया था, स्मॉल पोर्स आर देयर, है ना, जो कि ट्रांसपीरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से पोर्स के बारे में बताया था मैंने आपको बताया था स्टोमेटा के बारे में, है ना। स्टोमेटा के बारे में एक चीज़ आपको बहुत जो ध्यान रखना चाहिए, स्टोमेटा के जो इसकी जो प्रेजेंस है ना, स्टोमेटा आपको ज़्यादातर लीफ के नीचे वाले पार्ट पे देखने को मिलता है, ना कि ऊपर। ऐसा क्यों है, इसके पीछे रीजन है ना। दीज प्लांट दे आल्सो नो दिस थिंग कि क्या होगा अगर हमने हमारे स्टोमेटा को ज़्यादा से ज़्यादा लीफ की सरफेस पे बना दिया। देखिए जैसे मान लीजिए ये जितने भी मैंने यहाँ पे ब्लैक डॉट्स इस लीफ के अंदर बनाए हैं, इफ दीज आर द स्टोमेटा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जब भी कोई डस्ट पार्टिकल यहाँ पे आके सेटल डाउन होगा, so dust particle is also very much smaller in size, it is also very much smaller in size। और दूसरी बात कि जो स्टोमेटा है वो भी काफी छोटा सा पोर है, इस पोर के अंदर ये डस्ट पार्टिकल जा सकता है। एंड द रीजन व्हाट विल बी द कॉज ऑफ दिस, आपका जो स्टोमेटा है, आपका नहीं प्लांट का जो स्टोमेटा है वो यहाँ पर चोक हो सकता है ना। नेक्स्ट टाइम द प्लांट विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म दिस प्रोसेस। इसीलिए प्लांट ने क्या किया कि ज्यादातर जो स्टोमेटा है वो नीचे की तरफ रखे। उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी काफी आसानी से हुआ। These stomata will be responsible to maintain the body temperature also, टेम्परेचर मेंटेन करने में भी काफी मददगार है ना। टेम्परेचर रेगुलेट करने में, कम करना है ज्यादा करना है, इसकी मदद से ये कर पाएंगे, है ना। So for the exchange of gases also
इट विल बी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, है ना। तो इतने सारे फंक्शन ये छोटा सा स्टोमेटा जो है वो परफॉर्म कर रहा है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, है ना। अब देखिए कि स्टोमेटा ने ये सारा ट्रांसपिरेशन भी करवाया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी किया, है ना। तो यही रिस्पॉन्सिबल है फॉर व्हाट, वन मोर अनदर टर्म जिसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसपिरेशन पुल। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ट्रांसपिरेशन पुल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब जो रूट जो है, जो सक्शन फोर्स वहां पर डेवलप कर पाती है, ये डेवलप कर पाती है बिकॉज ऑफ दिस सॉरी, बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसपिरेशन ओनली। अगर ये ट्रांसपिरेशन ना हो पाता तो प्लांट नीचे अपने रूट से ये एब्जॉर्प्शन कर ही नहीं पाता। तो ट्रांसपिरेशन इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। वैसे न केवल ये एक ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बट अदर प्रोसेस आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट। सारी एक्टिविटी, सारी प्रोसेस विच इज गोइंग टू टेक प्लेस इन द प्लांट विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द टू मेंटेन द लाइफ ऑफ अ प्लांट, है ना। इसके बाद में आप ये समझ पाते हैं कि ये ऊपर तो ट्रांसपिरेशन पुल हुआ, लेकिन रूट इज ऑल्सो एबल टू मेंटेन अ काइंड ऑफ प्रेशर, है ना। उसके अंदर भी तो एक आप बोल सकते हैं कि एक प्रेशर वहाँ पे डेवलप हो जाएगा। तो जो प्रेशर रूट के थ्रू मेंटेन किया जाए दैट विल बी कॉल्ड रूट प्रेशर। क्या इसकी डेफिनेशन होना चाहिए? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर्स इज कॉल्ड रूट प्रेशर। अब देखो रूट प्रेशर को आप कैसे पता कर सकते हैं। मान लीजिए एक कोई प्लांट है और वो उसकी काफ़ी सारी लीव्स है और वो नॉर्मल अपना ट्रांसपिरेशन और बाकी की प्रोसेस वो करता है, लेकिन इफ यू विल कट द प्लांट, आपने इस प्लांट को कट कर दिया, है ना, आपने यहाँ से इसको कट कर दिया। जब आप इसको कट कर देंगे व्हाट यू विल गेट टू नो कि जो इसकी जो कट वाला जो पार्ट है, मान लीजिए ये इसका कटेड पार्ट है ना, so from this part you will be able to see some water droplets will come out। यहाँ से क्या बाहर आते हुए आपको दिखाई देंगे? यहाँ से आपको कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो बाहर आते हुए दिखाई देंगे, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे इस तरह से। These are the water drops। ये जो वाटर ड्रॉप्स आपको यहाँ पे आते हुए दिखाई दिए हैं, these water drops are showing that root is also responsible to maintain a kind of pressure, और उसी प्रेशर को तो हमने बोला रूट प्रेशर। तो बच्चों ये आपकी दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे पूरी होती है, दैट व्हाट इज रूट प्रेशर एंड हाउ दीज प्लांट्स विल बी एबल टू ट्रांसपोर्ट वाटर टुवर्ड्स अदर और टुवर्ड्स द लीफ। यहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आ रहा होगा, टिल द टिप ऑफ द टिप पार्ट इट विल बी एबल टू ट्रांसपोर्ट द थिंग। अब देखिए उसके बाद में शॉर्ट डिस्टेंस की बात हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब अब यहाँ पे इनको टिप पोर्शन तक नहीं पहुँचाना है, थोड़ी सी दूरी पर इनको अपना सारा ट्रांसपोर्टेशन करना है। हाउ दीज प्लांट्स विल बी एबल टू डू दिस, है ना। इसको शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम देखते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने देखा था कि जो आपका जो घर है ना, घर में हम लोगों को देखने को मिली थी एक छोटी सी टंकी जो कि ऊपर रखी होती है, एंड फ्रॉम दैट वाटर टैंक you will connect pipelines to the different rooms also, like kitchen, washroom, basin area, सारे एरिया को आप कनेक्टिविटी इस टंकी से देते हैं। और ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन हमको देखने को मिल रहा है बच्चों, और जहां पर ये नल आपने लगाया है वो लो कंसंट्रेशन को शो करता है। तो बड़े आसानी से इट विल बी एबल टू ट्रांसपोर्ट, पानी जो है बड़ी आसानी से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता हुआ दिखाई देगा, है ना। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन है आप बोल सकते हैं कि बिना किसी एनर्जी के खर्चा किए, है ना। आप मान लीजिए आप वैष्णो देवी की यात्रा पे जाते हैं ना, यू विल नॉट इफ़ यू डोंट वांट टू वॉक बाय योर ओन, आप खुद से चल ही नहीं पा रहे हैं, तो आप लोग वहाँ पे या तो कोई टट्टू आप कर लेते हैं या फिर आप किसी गाड़ी वाले को कर लेते हैं, तो वो अपने कंधे पे आपको लेकर के जाते हैं, है ना। आपने बहुत सारी मूवीज़ में भी ये सारे देखा होगा, जो लोग नहीं गए हैं। तो
आप वहाँ पे खुद एनर्जी नहीं खर्चा कर रहे हो, आप दूसरे की एनर्जी खर्चा कर रहे हो, है ना। वैसे ही यहाँ पे जो ये ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम नहीं होती है, या फिर नो नीड ऑफ एनर्जी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। ये क्या है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। कहाँ से कहाँ होगा, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हमको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, यह है पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब आपको ये याद रखना होगा, जहां पर एनर्जी नहीं लगानी पड़े, दैट विल बी कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो ये देखिए, ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। ये भी क्या है, एक तरह का मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है, दैट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के पार पहुंचाने के लिए उसको एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी। देखिए कैसे, मान लीजिए अगर आपने किसी एक बाउल में कुछ रेजिन्स या कुछ चने जो है वो आपने गला दिए, आपको उसमें एनर्जी नहीं लगानी पड़ती है। सिंपली द साइज ऑफ द रेजिन्स, द साइज ऑफ द नट विल इंक्रीज। ये कैसे हुआ, पैसिव एनर्जी, है ना, वहाँ पे कोई भी एनर्जी हमको लगानी नहीं पड़ी। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो पैसिव एनर्जी नहीं, ये किस तरह, ये क्या था, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट था, जिसमें आपको कोई एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ी है ना। तो इस तरह से यहाँ पे मेम्ब्रेन्स हमको देखने को मिलती है। ये कौन सी मेम्ब्रेन है, दिस मेम्ब्रेन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कौन सी मेम्ब्रेन है बच्चों, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब देखिए ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज लाइक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिंपल इसमें डिफ्यूजन भी देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये हाई कंसंट्रेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और यहाँ पर लो कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा, है ना। तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन आपको डायरेक्ट इसी सेल मेम्ब्रेन से आपको ये चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हुई दिखाई दे रही, लेकिन देखिए यहाँ पे कोई भी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है ना। वैसे ही यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ चैनल्स हैं, ये यहाँ पर भी कोई एनर्जी का इस्तेमाल नहीं हुआ रहा। तो अगर आपको मेम्ब्रेन से किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने में इफ विल नॉट हैव टू अप्लाई एनी काइंड ऑफ एनर्जी, तो हम उसको यहाँ पर पैसिव ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये मुझे लगता है पैसिव ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। अब जो ये हमको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये इसमें हमको सिंपल डिफ्यूजन देखने को मिल सकता है ना। पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइप्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहला सिंपल डिफ्यूजन, अभी मैंने आपको डिफ्यूजन का मतलब बताया था, आपकी मम्मी के हाथ का खाना आपको याद दिलाया था, आपका फेवरेट परफ्यूम मैंने आपको याद दिलाया था कि जब भी आप उसको अप्लाई करते हैं, द स्मेल और उसकी जो सुगंध है, दैट इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द रूम। ये पॉसिबल कैसे हुआ था, इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ओनली। ये डिफ्यूजन के कारण ही पॉसिबल था। और प्लांट भी जो ट्रांसपोर्ट जो कर रहा है वो डिफ्यूजन, इसमें सबसे पहली प्रोसेस है बच्चों सिंपल डिफ्यूजन, है ना। तो यहाँ पे डिफ्यूज ये सारे मॉलिक्यूल्स होते जा रहे हैं। इसमें किस तरह का डिफ्यूजन हमको देखने को मिलेगा, दूसरा सिंपल डिफ्यूजन के बाद में दूसरा है फैसिलिटेट डिफ्यूजन। अभी मैंने आपको बताया था, एक छोटा एग्जाम्पल मैंने आपको याद दिलाया था, वैष्णो देवी वाली बात, या फिर कोई भी अगर आप यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो यू विल नीड सम काइंड ऑफ फैसिलिटीज ओवर देयर। जो मैंने टट्टू वाली बात वहाँ पे की थी, जो मैंने पालकी वाली बात वहाँ पे की थी, तो इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ योर एनर्जी, तो आप उनके पास में जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप फैसिलिटीज़ वहाँ पे ले रहे हैं, है ना। आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पे फैसिलिटी ले रहे हैं, और यही तो क्या है, फैसिलिटेट डिफ्यूजन, यही तो फैसिलिटेट डिफ्यूजन बच्चों। तो देखिए फैसिलिटेट डिफ्यूजन कैसे हो पाता है, यहाँ पर ये चैनल्स हैं विच विल बी एबल टू ट्रांसफर द थिंग्स। क्या करते हैं ये यहाँ पर एक्सचेंज में मदद करते हैं। देखिए डायरेक्ट अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रही है, एक्सचेंज नहीं करा पा रही है, डिफ्यूजन नहीं करा पा रही है, सो विद द हेल्प ऑफ चैनल्स इट विल बी पॉसिबल। और अगर चैनल्स की मदद से ये होता है, स्पेशल काइंड के कुछ ये टाइप के ये पोर्स होता है, पोरियंस के नाम से भी हम इनको जानते हैं, तो ये डिफ्यूजन जो है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहलाता है ना। इसमें हमको 3 टाइप देखने को मिलेंगे, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट और यूनिपोर्ट। अब देखिए ये सारे पोर्ट है क्या,
symport, मान लीजिए अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, if two molecules are there and both the molecules are going in the same direction, इस राजा रानी के एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं, मान लीजिए राजा और रानी दोनों एक ही तरफ एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि वो सिम्पोर्ट है ना। किसके थ्रू जा रहे हैं? इस मेम्ब्रेन के थ्रू जा रहे हैं, हो सकता है ये चैनल्स के थ्रू जा रहे हैं, हाँ, तो चैनल्स के थ्रू अगर ये जा रहे हैं तो दिस विल बी सिम्पोर्ट। अगर ये राजा एक दूसरी दिशा में और रानी दूसरी दिशा में जा रहे हैं तो ये एंटीपोड, ये हमने यहाँ पे चैनल बना दिया बच्चों, ये चैनल हमारा हो गया। तो अगर ये मेम्ब्रेन के थ्रू, ये हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो गई, ये देखिए यहाँ पे हम समझ पाएंगे। तो अगर यहाँ पर दोनों अगर अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब एंटी मतलब आप समझते हैं, आपने बहुत सारी टर्म्स ऐसे सुनी, एंटी टेररिस्ट, एंटी करप्शन, है ना, एंटी बॉडीज। तो एंटी मतलब क्या होता है? अगेंस्ट, एंटी मतलब अगेंस्ट, और पोर्ट का मतलब क्या है? मूवमेंट, है ना। तो जब भी देखो इनका मूवमेंट जो है वो दोनों अलग अलग दिशा में हो रहा है विद द हेल्प ऑफ चैनल्स, तो ये एंटीपोर्ट कहलाता है। और यूनिपोर्ट तो आपने यहाँ पे इस पिक्चर में देखा है कि ये जो मूवमेंट है केवल एक ही दिशा में हो रहा है, तो ये यूनिपोर्ट कहलाता है। अब देखिए इसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं और समझते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंदर पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम लोगों ने ये तीन चीजें देखी थी। सिंपल डिफ्यूजन, हाँ सिंपल डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन क्या है? सिंपल डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन, बच्चों देखो, है ना, तो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ, है ना। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका क्या? ये कहलाता है आपका डिफ्यूजन, है ना। तो ये सिंपल डिफ्यूजन है बच्चों, है ना। सिंपल डिफ्यूजन में ये हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा, द थिंग्स आर गोइंग टू मूव फ्रॉम द हाई कंसेंट्रेशन, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो ये दे विल मूव फ्रॉम हियर टू हियर, है ना। अब देखिए ये चालू हुआ, सीधा यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होना शुरू हो गया। तो ये जो है ये कब तक ऐसे चलेगा? जब तक ये दोनों तरफ, मेम्ब्रेन के इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ जब कंसंट्रेशन इन मॉलिक्यूल्स का इक्वल नहीं हो जाता, तब तक इस तरह से ये एक्सचेंज जो है वो चलता रहेगा, है ना। तो मतलब इक्विलिब्रियम स्टेज आने तक, इक्विलिब्रियम फेज आने तक ये ट्रांसपोर्टेशन जो है, ये जो कहें ये जो एक्सचेंज है, ये बिल्कुल इसी तरह से चलता रहेगा। ये जो प्रोसेस है ये स्लो प्रोसेस होती है ना। लेकिन ये किन चीज़ों का हमको देखने को मिलेगा? कौन ऐसा शो करता है? लिक्विड और गैस जो है वो इसी तरह से डिफ्यूज होती है और इसी तरह से वो मेम्ब्रेन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट, या फिर बोले कि मेम्ब्रेन के एक साइड से दूसरे साइड पर जाती है। तो इस इम्पॉर्टेंस क्या है इस डिफ्यूजन का? क्यों ये डिफ्यूजन इंपॉर्टेंट है? तो जो ये एक्सचेंज कराने में स्टोमेटा से ये प्रोसेस होती है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमको यहाँ पे देखने को मिलती है ना। दूसरा, ट्रांसपिरेशन जो है वो केवल इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, इसके डिफ्यूजन के प्रिंसिपल पे ही काम कर पाता है ना। ये जो आयन जो यहाँ पर आए हैं ये काफ़ी ये जो एब्जॉर्ब जो हो पाए, आयन्स मतलब जो भी सारी चीज़ें जो एब्जॉर्ब हो पाई है, जो भी मिनरल्स जो आए हैं सॉइल से, वो एब्जॉर्ब कैसे हो पाए? इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस डिफ्यूजन ओनली, है ना। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। फूड मटेरियल जो पत्ती माता में, जो लीफ में जो प्रोड्यूस हुआ था, उसका ट्रांसपोर्टेशन या फिर कहें ट्रांसलोकेशन जो हमको देखने को मिला था, वो भी डिफ्यूजन के कारण ही पॉसिबल हो पाता है ना। उसके बाद में ये जो प्रोसेस है ये एक तरह का उनके उन टिश्यूज पे एक तरह की, या फिर कहें कि एक फोर्स, या फिर कहें कि इंटरनल मॉइस्चर वहाँ पे मेंटेन कर पाता है। तो इसीलिए ये डिफ्यूजन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो डिफ्यूजन है, दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन और टू स्प्रेड द आयंस, और जो भी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हमको वहाँ पे देखने को मिलेंगे वो पूरे प्रोटोप्लास्ट में चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए दिस डिफ्यूजन विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना। एक फ्लावर में जो अरोमा जो हमको देखने को मिलता है ना, जो उसमें खुशबू जो होती है, जो कई सारे कीड़ों को, कई सारे इंसेक्ट्स को, और या फिर कहें कई सारे एनिमल्स को और ह्यूमंस को भी वो अट्रैक्ट कर पाती है। तो जो उसकी सुगंध है, जो उसकी स्मेल जो है, वो भी कुछ इसी तरह से डिफ्यूजन से पूरी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो पाती है।
उसके बाद में सिंपल डिफ्यूज़न में हम लोग देखें कि भैया जो इसके ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इस तरह के डिफ्यूज़न को रोक सकते हैं. सो द फैक्टर्स विच विल बी रिस्पॉन्सिबल टू स्टॉप और टू इनिबिट दिस प्रोसेस विल बी व्हाट, है ना. ऐसे क्या क्या कारण हो सकते हैं. तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि दिस इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, या फिर कहें कि हम लोग इसको बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसको मैं यहाँ पे टर्म बना देता हूँ. सो दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चों. और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऑल द थिंग्स आर गोइंग टू ट्रांसपोर्ट, है ना, इससे पास होकर वो निकलती है ना. कैसे निकली, एक तरफ हाई कंसंट्रेशन था और दूसरी तरफ लो कंसंट्रेशन था. तो ये कब तक चला, जब तक ये दोनों तरफ, इस मेम्ब्रेन के दोनों तरफ इक्वल कंडीशन, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो नहीं रह जाते हैं. टिल दैट टाइम दिस प्रोसेस विल हैपन. और उसके बाद में जब ये इक्विलिब्रियम आ जाएगी, स्टेज आ जाएगी, तब ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, तब ये प्रोसेस पूरी हो जाएगी, या फिर कहें ये प्रोसेस रुक जाएगी. तो सबसे पहला कारण कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है ना, हाई से लो की तरफ जा रहा था. अब भैया कहीं पे लो कंसंट्रेशन है ही नहीं, तो चीज़ें कहाँ पे मूव करेगी. ऐसे ही हमको ये भी देखने को मिलेगा कि मान लीजिए कोई पहाड़ी है, तो पहाड़ी से नीचे की तरफ पानी बहेगा, है ना. अब कहीं भी पहाड़ी रहेगी ही नहीं. आप लोग अगर आपके घर में आपने देखा होगा कि जब टाइल्स वगैरह वो लगाते हैं, सो दे विल बी एबल टू चेक द फ्लोर लेवल ऑल्सो. वो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, वो ये देखते हैं कि हम लोगों को पानी का फ्लो किस तरफ देना है. तो वो भी इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि ये जो है मूवमेंट है वो बिल्कुल एक दिशा में होना चाहिए. वैसे ही ये एक दिशा में जा तो रहा है, लेकिन कब तक जाएगा इस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, जब तक दोनों तरफ इक्विलिब्रियम या फिर इक्वल कंडीशन डेवलप ना हो जाए, है ना. उसके बाद में जो है यहाँ पे किस तरह की मेम्ब्रेन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अलग अलग तरह की मेम्ब्रेन्स यहाँ पे देखने को मिलती है. उन मेम्ब्रेन्स में पोर साइज भी अलग हो सकता है. दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस ऑल्सो, है ना. कई बार जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी आसानी से वहाँ पे डिफ्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको डिफ्यूज़ होने में काफ़ी ज़्यादा समस्या आ सकती है. फिर ये जो सिंपल डिफ्यूजन है, इट कैन बी अफेक्टेड बाय टेम्परेचर ऑल्सो. तो टेम्परेचर जो है वो भी यहाँ पे इसको अफेक्ट कर सकता है. कैसे अफेक्ट करता है, मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, है ना. तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मतलब देखिए पार्टिकल्स दूर भागे तो ये दूसरी तरफ बड़ी जल्दी से जाने वाले हैं, है ना. ये प्रोसेस जो है डिफ्यूजन की वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी. जैसे आपके घर में बनता हुआ खाना मैं आपको फिर से याद दिलाऊंगा. अब आप सोचेंगे कि सर आज हमको याद दिला के भूख लगवा देने वाले हैं. तो यही बात यहाँ पे होने वाली है कि जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा, खाने का टेम्परेचर बढ़ता है, आपकी कढ़ाई का टेम्परेचर बढ़ता है, या उसमें आपने घी डाला है, तेल डाला है, तो उसका जो एरोमा है, जो उसकी खुशबू है, वो पूरे घर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. डिफ्यूजन की प्रोसेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के ऊपर. दूसरा, अगर यहाँ पे हम प्रेशर का इस्तेमाल करें, देखिए प्रेशर्स के साथ में भी आप काफ़ी आसानी से इस प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से परफॉर्म कर सकते हैं. आपका अगर आप टूथपेस्ट अगर आपका ख़त्म होने वाला है, आप उस पर फोर्स लगाते हैं, है ना. एक तरफ से प्रेशर आप उस पर डालते हैं और सारा का सारा टूथपेस्ट जो है वो यहाँ पे बाहर आ जाता है, और आपके उस ख़त्म हुए टूथपेस्ट में से भी थोड़ा या फिर उस दिन के ब्रश जितना करने के लिए टूथपेस्ट आपके पास में आ जाता है. दिस इज ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज ऑफ प्रेशर ओनली. ये भी प्रेशर के कारण है. तो यहाँ पर जो ये सिंपल डिफ्यूजन है बच्चों, ये आपके इस प्रोसेस को, प्रेशर जो है इस प्रोसेस को सीधे सीधे प्रभावित करता है, या फिर कहें इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. वैसे डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. डेंसिटी मतलब कि पार्टिकल्स का साइज क्या है ना, और उनका वजन कितना है. अगर उन पार्टिकल्स का, उन मॉलिक्यूल्स का अगर डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो इस प्रोसेस को होने में थोड़ा समय लगेगा. अगर डेंसिटी कम है, दिस प्रोसेस विल टेक प्लेस मच मोर फास्टर. इसीलिए हमने इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोला. अगला जो साइज है, साइज जो है वो भी काफ़ी यहाँ पे मैटर करता है. सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. हम कई बार ये भी देखने को हम लोगों को देखने को मिलेगा
कि ये जो पार्टिकल्स हैं उनका जो साइज है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे है। अगर आपने छोटे छोटे पार्टिकल्स को वहाँ पे डिफ्यूज़ करने की कोशिश की है तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हो तो जाएगा अगर आप उस पर प्रेशर अगर लगा दें, लेकिन अगर आपने प्रेशर नहीं लगाया है, आपने पार्टिकल का साइज़ थोड़ा बड़ा रखा है, तो वो थोड़ी स्लो प्रोसेस हो जाती है। इसीलिए जो साइज़ है पार्टिकल्स का, दैट ऑल्सो ये डिफ्यूज़न जो है उन पार्टिकल्स के साइज़ के ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। उसके बाद फैसिलिटेट डिफ्यूज़न की बात हम लोग कर लेते हैं। तो ये मैंने बताया था कि चैनल्स के थ्रू हो रहा है ना। तो यहाँ पे स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स हैं, वो यहाँ पर इन पार्टिकल्स को या फिर मॉलिक्यूल्स को हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाने में मदद कर रहे हैं। और ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि अगर वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं सो दैट विल बी कॉल्ड यूनी। यूनी का मतलब होता है वन, है ना। एंटीपोड, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। ये भी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि दोनों पार्टिकल्स या दोनों जो मॉलिक्यूल्स है दे आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, इसीलिए दिस काइंड ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड एंटीपोड। वैसे ही सिम्पोर्ट है, जब दोनों आपके राजा और रानी, जब दोनों आपके मॉलिक्यूल्स जो है इफ दे बोथ आर मूविंग इन वन डायरेक्शन थ्रू दिस चैनल, ये तीनों आपके क्या है, ये तीनों आपके चैनल्स हैं, ये तीनों आपके क्या है, कैरियर प्रोटीन्स हैं। And these particles, these molecules are passing through with the help of these carrier proteins only, है ना। इनके थ्रू ये पास हो पा रहे हैं। तो ये इस तरह का जो डिफ्यूज़न है जो है, या फिर कहें जो फैसिलिटेट डिफ्यूज़न जो है, वो किसके कारण हो पाता है, वो इन चैनल्स के कारण, इन कैरियर प्रोटीन्स के कारण हो पाता है। एंड दीज आर ऑफ दीज थ्री टाइप, यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट। इसके बाद में आगे हम लोग देखें कि ये जो पोरीन्स है, ये आपके जो कैरियर प्रोटीन्स हैं, इनको मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इनको हम लोग पोरीन्स के नाम से जानते हैं। तो ये पोरीन्स जो है ये प्रोटीन के बने होते हैं, कुछ लार्ज होते हैं, कुछ स्मॉल होते हैं, और इसी के थ्रू ये सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। आप देख पाते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी का प्रोडक्शन किया और उसने उसको ट्रांसफ़र कर दिया, उसने उसको दूसरों को सप्लाई कर दिया। मॉलिक्यूल्स आपके बॉडी के अंदर आ गए, है ना। आपने खाना खाया, आपकी पूरी बॉडी में वो एक पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में वो पहुंच पाया। दिस इज ऑल्सो, इट विल बी बिकॉज ऑफ डिफ्यूज़न ओनली बच्चों, और उसमें भी फैसिलिटेट डिफ्यूज़न आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, है ना। तो उसके बाद में देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेस्टिंग आपको लग सकता है। देखिए अभी तक आपने जो पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा था वो बिल्कुल इसका अपोजिट है, वो इसका बिल्कुल अपोजिट है। कैसे अपोजिट है? वो अपोजिट है क्योंकि पैसिव में हमने देखा था देयर वाज नो नीड ऑफ एनर्जी, है ना। पैसिव ट्रांसपोर्ट में यहां पर एनर्जी का कोई रोल नहीं था, एनर्जी का कोई रोल पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमको नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर इन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। यहां पे क्या है? एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। एनर्जी जो है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, है ना। मैंने बताया अभी आपको, अगर आप केदार गए हैं, अगर आप वैष्णो देवी गए हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको भैया ऊपर लेकर तो चले जाएंगे आपको पालकी वाले भैया, बट व्हाट यू विल हैव टू अप्लाई, यू विल हैव टू अप्लाई एनर्जी। आपको उसको पैसे खर्च वहाँ पे आपको करने पड़ेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन हो तो जाएगा, लेकिन व्हाट विल बी नीडेड, एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। यहाँ पे क्या है? एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, और ये एनर्जी अगर आपके पास है तो ये ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा। उसके बाद में देखिए, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब कि यहाँ पर स्टोर्ड एनर्जी जो है उसका इस्तेमाल होगा, और इसीलिए अगेंस्ट द, देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या हुआ, पैसिव ट्रांसपोर्ट में ये डाउन द हिल चलता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में वो नीचे की तरफ चीज़ों को पहुंचाएंगे, लेकिन अब ऊपर की तरफ पहुंचाना है, सो दे विल हैव टू यूज एनर्जी, है ना। ऊपर ही तो है केदार, तो वैसे ही ये भी आपको ऊपर की डायरेक्शन, मतलब आपको अप हिल जाना है, आपको ऊंचाई की तरफ जाना है, और ऊंचाई की तरफ जाने के लिए व्हाट यू विल हैव टू स्पेंड, यू विल हैव टू स्पेंड एनर्जी। जो आपके पास में स्टोर्ड एनर्जी थी, जो आपके पास में स्टोर्ड पैसा था, दैट यू विल हैव टू यूज, है ना। तो ये पार्टिकल्स को पहुंचाने के लिए आपको एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए ये कैसे पॉसिबल हो पाता है, आपको इस पिक्चर की मदद से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरफ, यहाँ पे बाहर की तरफ, इस मेम्ब्रेन के इस तरफ ज़्यादा है,
दिस इज द चैनल, मैंने आपको जिसके बारे में बताया था, यही है आपका कैरियर प्रोटीन, या फिर हम लोगों ने इसको पोरीन के नाम से भी अभी जाना था, है ना। ये आपका पोरीन है। सो एनर्जी विल कम टू ओपन द गेट एंड टू क्लोज द गेट ऑल्सो, है ना। उस गेट को ओपन कराने के लिए, उन पार्टिकल्स को अंदर लाने के लिए यहाँ पर एनर्जी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। तो ये जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम लोग इसको बोल सकते हैं। देखिए आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे अगर मान लीजिए दो स्लोप है ना, ये दो स्लोप है। अगर मैं यहां से किसी बॉल को इस तरफ फेंकता हूं, बॉल विल बी एबल टू इजीली मूव, है ना, क्योंकि यहां पर जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, या फिर कहें हाई कंसंट्रेशन हमको देखने को मिलेगा और यहाँ पर लो है, इसीलिए बॉल काफ़ी आसानी से नीचे की तरफ आ जाएगी। आपको एनर्जी की ज़रूरत करना, आपको एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ा? बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो है ये पैसिव है। लेकिन इस वाले में इफ़ यू वांट टू थ्रो द बॉल, अगर आपको बॉल यहाँ से इस ऊंचाई पर पहुंचाना है ना, मतलब क्या करना है, आपको लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ पहुंचाना है, नीचे से ऊपर की तरफ पहुंचाना है, तो वही क्या है, एक्टिव। आपको एक्टिवली आपको उस चीज को परफॉर्म करना पड़ेगा, आपको एनर्जी वहां पे अप्लाई करनी पड़ेगी, और यही तो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट है बच्चों। फिर आगे, तो ये ट्रांसपोर्टेशन जो है इट इज कैरिड आउट इन द प्लांट मेम्ब्रेन, है ना। वहां पे ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स वहां पे होते हैं जो कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ अपनी चीजों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और यही एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। अब देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के भी कुछ टाइप्स हैं यहाँ पर। क्या टाइप्स हैं? सबसे पहला प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमको देखने को मिलेगा। अब ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? सो एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी, है ना। क्या हुआ? एटीपी का ब्रेकडाउन हुआ है। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका इस्तेमाल इन्होंने ट्रांसपोर्ट के लिए किया अक्रॉस द मेम्ब्रेन और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, है ना। दिस वॉज पॉसिबल, है ना, ये पॉसिबल हो पाया। ये आपने प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोला। दूसरा जो है सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है, सेकेंडरी में क्या हुआ कि यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी का इस्तेमाल हुआ है। किस तरह की एनर्जी? यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल का इस्तेमाल हुआ है, और ये जो है ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। यहाँ पर भी कुछ प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पाएंगे, और टिपिकली यहाँ पर आपके सोडियम और हाइड्रोजन का इस्तेमाल यहाँ पे होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम तो कर रही है, एंड दिस इज कॉल्ड पैसिव, सॉरी, दिस इज कॉल्ड एक्टिव सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट, है ना। तो ये आपने अभी समझा। अब बच्चों एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, और इससे आपका एक रिवीजन भी होता जाएगा, आपको ये टॉपिक ठीक से समझ में आया है या नहीं वो भी आप इसमें समझ पाएंगे। तो आपका क्वेश्चन जो है वो है व्हेन अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब देखिए ये आपको समझना है अभी बहुत ज़रूरी है कि हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सोल्यूशन होता क्या है ना। ये भी काफ़ी सिंपल चीज़ है। तो अगर किसी सेल को हाइपोटोनिक कंडीशन में रख दिया जाएगा तो क्या वहाँ पे हमको देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए, वॉल प्रेशर इज डिक्रीज्ड, है ना, वॉल प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन बी, द सेल बिकम टर्जिड, आपका सेल जो है वो टर्जिड हो जाएगा। ऑप्शन सी, सक्शन प्रेशर ऑफ द सेल सेप विल डिक्रीज, और ऑप्शन डी जो है वो है वाटर पोटेंशियल ऑफ द सेल सेप विल इंक्रीज, है ना। तो सही आंसर जो इसका है वो है ऑप्शन ए। जब भी आप किसी सेल को हाइपोटोनिक मीडियम में प्लेस कर देते हो, जहां पर मान लीजिए आपने किसी चीज को पानी में रखा है ना, तो क्या होगा? द वाटर विल एंटर इनसाइड द सेल, और इसी के कारण क्या होगा हमको देखने को मिलेगा एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस का मतलब होता है वाटर विल मूव इनसाइड इट, है ना। वाटर क्या है? वाटर विल मूव इनसाइड द सेल, और इसीलिए जो सेल का जो साइज है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा, जो वॉल प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर।